बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, नाज़िर जहांगीर के बारे में आप कुछ दिनों से सुन ही रहे होंगे, लेकिन इस वक्त नाज़िर जहांगीर का केस जो है वो एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गया है और इसमें कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। गुज़िश्ता दिनों आपने सुना होगा नाज़िर जहांगीर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गए। लोग बड़े हैरान हुए। फिर उसके बाद लोगों ने जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था। वो तमाम मामला भी आपको पता लग गया होगा। असद हारून, जिनके ऊपर मैंने एक पहले भी काफ़ी अर्सा पहले वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने आकर नाज़िर जहांगीर के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए थे और उसके बाद एक खामोशी हो गई थी, जिसमें उन्होंने पूरी कहानी बताई थी कि उनके साथ हुआ क्या है। वही कागज़ जो वो उस वक़्त लहरा कर पूरे मीडिया को दिखा रहे थे, एक दफ़ा फिर उन्हीं कागज़ों के ऊपर बात आ गई है और उन्हीं कागज़ों की बुनियाद पर उन्होंने एक केस किया और उस केस की बुनियाद पर अब फाइनली जाकर 6 तकरीबन महीने कह लीजिए उसके बाद नाज़िर जहांगीर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, क्योंकि अदालत बार-बार उनको तलब कर रही थी, लेकिन वो अदालत गालबन पेश नहीं हो रही थी, जिसकी बुनियाद पर ये वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए। अच्छा, अब उसके बाद हर तरफ शोर मच गया, नाज़िर जहांगीर गिरफ्तार होंगी, उनको पकड़ा जाएगा और ये सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि नाज़िर जहांगीर जो है गुज़िश्ता रोज़ अदालत में देखी गई, लेकिन वहाँ पर एक और बड़ी अजीबो-गरीब सी हरकत उन्होंने की, जिसको क्लेम कर रहे हैं असद हारून। लेकिन इसको बताने से पहले ज़रा मैं आपको बताऊँ, बड़ी एक अजीब सी बात की नाज़िर जहांगीर ने। मैं हैरान भी हुई कि आप तो खुद मीडिया पर्सन हैं और उन्होंने ये कहा कि जी, जो लोग मेरे बारे में या मेरे केस के बारे में बात करेंगे, मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगी, या जो लोग प्रोपेगेंडा करेंगे। हाँ, जो प्रोपेगेंडा करे बिल्कुल आप करें, लेकिन जब आप खबर दे रहे हैं, तो आप खबर देने से किसी को रोक नहीं सकते। हम खबर देंगे और हम दोनों साइड की खबर देंगे। नाज़िर जहांगीर का भी एक बयान आया, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे क्या कहा, चलिए मैं वो पहले बता देती हूँ और उसके बाद मैं आपको बाकी कहानी सुनाती हूँ। नाज़िर जहांगीर कहती हैं एक प्रोग्राम में आकर कि मैं एक बड़े प्लान का हिस्सा है, मेरी रिप्यूट खराब करने के लिए ये किया जा रहा है। हम जैसे लोगों से, यानी कि हम जैसे प्रिविलेज्ड लोगों से लोग पैसे निकलवाने के लिए ऐसे इल्ज़ामात करते हैं, ये सब कुछ प्लान्ड है, प्लॉट है एक, ठीक है? ये उनका बयान है। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा असद हारून की तरफ और मैं आपको बताऊँ कि असद हारून ने क्या जो है इल्ज़ामात लगाए और सबूत दिए और उसके बाद अदालत के अंदर क्या हुआ? अदालत में नाज़िर जहांगीर ने एक बड़ी अजीबो-गरीब हरकत की है, अगर वो वाक़ईतन उन्होंने की है, क्योंकि असद हारून क्लेम कर रहे हैं, उनकी वालदा के साथ जो हुआ है वहाँ पर वो भी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन असद हारून जो है वो बेसिकली इनके साथ काम कर रहे थे और नया-नया काम शुरू किया था। आपको पता है, इंडस्ट्री में इन होने के लिए लोग बहुत से तरीके इख्तियार करते हैं, कभी किसी से सिफ़ारिश का कहते हैं, कभी किसी को जाके मिलते हैं, हर तरह का तरीका होता है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। आपका टैलेंट होगा तो आप सस्टेन करेंगे, नहीं होगा तो आप गायब हो जाएँगे। ऐसे में वो कहते हैं कि मेरी बातचीत जो है नाज़िर जहांगीर के साथ बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी एक दोस्ती थी, इसने मुझे ये यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें जो है एक अच्छा काम लेकर दूँगी और एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके दूँगी और बड़े चैनल पर लेके दूँगी और उस सिलसिले में मैं इनके साथ एक तरह से जुड़-सा गया। इनसे मुलाकातें होती थीं, मैं इनको मिलने जाता था, ये गाहे-बगाहे मुझसे चीज़ें मँगवाया करती थीं, कभी मैं बाहर वो जाती थीं तो मुझे बाहर से कह देती थीं मेरे पास टिकट के पैसे नहीं हैं, मैं टिकट के पैसे कर देता था, कभी मुल्क के अंदर ट्रैवल करना होता था, वो टिकट कर देता था, कहीं जाना-आना होता था, मैं गाड़ी करा देता था, पैसे कम हो रहे थे, मैं शॉपिंग के पैसे भिजवा देता था। उसके अलावा बहुत सी और चीज़ें जो असद ने क्लेम की हैं, वो कहते हैं कि ये सब कुछ चलता रहा और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बड़ा काम दिलवाऊँगी, तो एक हमारे दरमियान रिटन एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 10 से 15 लाख जो हैं मुख्तलिफ मौकों पे उन्होंने हेल्प की मद में भी मुझसे लिए और एक बड़ी अमाउंट उनके बकौल उन्होंने इनसे ली है। फिर वो ये कहते हैं कि फिर ये क्या करती कि कभी वो यूके जा रही हैं, दुबई जा रही हैं, वहाँ से मतलब मुझे कह रही हैं कि मुझे पैसे भिजवा दो। फिर वो कहता है कि मैं कभी कहीं बाहर गया होता तो मुझे कहती कि मेरे लिए ये ले आओ, वो ले आओ। मैं लेकर आता तो कभी भी इन्होंने उसके ऊपर मुझे पैसे उन चीज़ों के नहीं दिए और मैंने भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट कभी उनसे माँगे नहीं। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे एक दफ़ा ये भी कहा कि मेरे पास गाड़ी जो है वो इस वक़्त नहीं है, मैंने लीज़ पे गाड़ी लेनी है, कुछ अरसे में आएगी वो, तो तब तक के लिए मुझे गाड़ी चाहिए। तो वो कहते हैं मैंने अपनी होंडा सिटी जो है वो इनको मैंने दे दी और वो गाड़ी जो है उनके पास कुछ अरसा रही, 55 लाख की वो गाड़ी थी। अब मैं गाड़ी माँगूँ तो वो मुझे गाड़ी ना दें, मैं पैसे माँगूँ तो मुझे पैसे ना दें। कई दफ़ा मैं जब उनको मिलने गया तो मुझे मेरा ट्रस्ट शायद मेंटेन करने के लिए वो मुझे कुछ लोगों से फ़ोन करा देती थी, लोग मुझे फ़ोन करते थे, मुझसे बातें करते थे, मुझे लारे लगाते थे और मैं समझता था कि शायद कुछ काम बनेगा, लेकिन कुछ भी नहीं जब हुआ, तो फिर मैंने पैसों का तकाज़ा करना शुरू कर दिया कि मेरी गाड़ी और मेरे पैसे जो है मुझे वापस किए जाएँ। ये बात जो है उनको बुरी लगी और वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे क्या किया कि मुझे बेदिया रोड पर कोई एक फार्म हाउस है, वहाँ पे इन्होंने बुलाया। जब मैं वहाँ पर गया तो इन्होंने गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद वो कहते हैं कि अंदर कुछ मुलाज़मीन थे। एक शख्स था जिसका नाम गालिबन सिकंदर है, वो इनके साथ मौजूद था और उसके बाद इन्होंने मुझे ज़द-ओ-कोब किया असलहे की नोक पर, मुझे मारा, पीटा, मुझे कहा कि आज के बाद तुम दोबारा ना डिमांड करोगे, ना मीडिया में
सामने आओगे, और वो कहता है कि मेरा फ़ोन भी तोड़ा, मेरा ड्राइवर और मैनेजर वहाँ बाहर मौजूद थे, उन्होंने मुझे वहाँ से रेस्क्यू किया। इन्होंने मुझे धमकियाँ दी और फिर वो कहता है कि मैंने ये एफआईआर कराई। वो कहता है कि मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कॉल्स की गई, मुझे हरास किया गया, मेरी फैमिली को हरास किया गया, और इस बिना पर उन्होंने ये मुकदमा जो है दर्ज कराया, जिस पर कि अब नाज़िर जहांगीर का पीछे एक बयान भी आया, लेकिन उसके बाद नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जब जारी हुए, तो उसके बाद नाज़िर जहांगीर ने लोगों को ख़ास तौर पे जो रिपोर्ट कर रहे हैं इस केस को, उनको ये कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी। अब ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग तो खबर देते हैं और हमने खबर देनी है। अगर इन नोटिसेज़ से हम घबराने लगें तो फिर तो हम शायद कोई काम ही ना करें। आपको क्या मालूम कि पता नहीं कितने-कितने बड़े नोटिसेज़ जो हैं, हम अभी तक इनको झेल चुके हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे जवाब भी दे चुके हैं, और फिर जो इस तरह करते हैं तो उनके खिलाफ फिर हम भी कुछ कार्रवाई करते हैं। कभी यहाँ तक कि इज़्ज़त होती है, तो कभी कुछ और होता है। तो ऐसे तो नहीं कि हर एक को छोड़ दिया जाए, कि हर कोई आपकी तरफ हाथ उठाए, क्योंकि हम जो है बड़ी ईमानदारी के साथ रिपोर्ट कर रहे थे। एनीवे, ये बात ज़रा दूसरी तरफ चली गई। अब होता क्या है जनाब कि ये जब अदालत खुद ही पहुँच जाती है, लोग सोच रहे थे शायद इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इन्हें लाया जाएगा, लेकिन अगले ही रोज़ जिस दिन के उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हुए थे, अदालत की तरफ से कहा गया था कि इनको अदालत में पेश किया जाए। नाज़िर जहांगीर अपने लॉयर के साथ उस दिन ही कोर्ट पहुँच जाती हैं, यानी कि आज से 2 दिन पहले की बात है, और वहाँ पर अपने 50,000 के एवज़, मेरे ख्याल से उनके मचल के जो है ज़मानत के, उन्हें फिर मिल जाते हैं, और वो वहाँ से फिर जब निकल रही होती हैं, तो वहाँ सुनने में आया कि अंदर कोर्ट रूम में उनके और असद जो है उनके वकीलों के दरमियान बहुत ज़्यादा झड़प हुई, और काफ़ी ज़्यादा बैड माउथिंग, यानी आप कह लीजिए कि ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को बुरा-भला कहा गया, लेकिन उसकी वजह असद साहब ये बताते हैं बकौल उनके कि मेरी वालदा जो है उनको धक्का मारा गया। अब ये बात जो है ये बड़ी बुरी है, कहते हैं कि धक्का मारा और वो भी इन्होंने। तो अगर इस तरह से हुआ है तो ये तो बहुत ही गलत बात है। यकीनन नाज़िर जहांगीर जो है इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगी, तो बिल्कुल हमारा प्लेटफ़ॉर्म भी हाज़िर है, और अपने प्लेटफ़ॉर्म से भी अगर कहीं देंगी तो हम उसको भी यहाँ पर चला देंगे। डेफ़िनेटली हमने किसी एक साइड की स्टोरी तो बतानी नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर हमें सबूत नज़र आते हैं, जहाँ पे हमें हक़ नज़र आता है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। अच्छा, अगली खबर जो है वो दानिश के बारे में आपको बताते चलूँ, क्योंकि मुझे एक बड़े मज़े की बात पता लगी, छोटी-सी खबर बताऊँगी, आप लोग सारा सुन ही चुके हैं कि किस तरह से दानिश तैमूर जो है अपनी बेगम के साथ थे, एक रमज़ान ट्रांसमिशन थी उनकी, और उसमें राबिया अनम भी उनके साथ होती हैं, और उसमें उन्होंने अपनी बीवी की मौजूदगी में कहा कि जी इस्लाम जो है वो 4 शादियों की इजाज़त देता है, फ़िलहाल मेरा शादी और करने का इरादा नहीं है व्हाट्सएवर। इस पर लोगों ने जब उन्हें बहुत ट्रोल किया, तो फिर राबिया अनम ने भी उन्हें कहा कि आप मतलब आपको लोगों से इस पे बात करनी चाहिए, माज़रत करनी चाहिए, तो वो कहते हैं भाई मैं क्यों लोगों की परवाह करूँ? तो उन्होंने कहा कि भई हम लोगों की वजह से ही तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो कहते नहीं, मैं तो जी अल्लाह की वजह से, बेशक अल्लाह की वजह से है, लेकिन आपको जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, जो लोग आपको देखते हैं, आपकी ऑडियंस आपसे डिमांड करती है, तो आपको उनको जवाब देना होता है, वरना फिर आप ऑडियंस के सामने मत आइए। अच्छा, अब वो जब बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा-भला कहा गया, और कहा गया कि जी किस तरह का बंदा है, फ़िलहाल ये कितना प्राउड है, और न जाने क्या-क्या लोगों ने कहा, ख़ास तौर पर यहाँ पे जब ब्रेक लेते हैं, अज़ान हो रही है। अच्छा, अब जब इनके साथ ये तमाम तर मामला होता है, लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, तो जनाब ये आए बाकायदा, और वो जो बहुत ज़्यादा एक अकड़ थी उसको एक साइड पर रखकर इन्होंने कहा कि मैं अकड़ का लफ्ज़ शायद मैं गलत इस्तेमाल कर गई हूँ, क्योंकि मैं भी समझती हूँ कि अगर उन दोनों की आपस में एक बातचीत है, और शायद प्रोग्राम का एक वो पैटर्न होता है या व्हाट्सोएवर, लेकिन उन्हें लगा कि मुझे माफ़ी माँगनी है, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पे चैनल की तरफ से ये उन्हें कहा गया, इंस्ट्रक्ट किया गया, ऑर्डर किया गया कि आप एक पैराए में रहते हुए माफ़ी माँग लीजिए, क्योंकि इससे हमारे प्रोग्राम की रेटिंग जो है वो बहुत मुतासिर होगी। मैं आपको बताती चलूँ कि किसी भी चैनल पर कोई भी एंकर होता है या कोई भी पर्सनैलिटी होती है, लोग उसके साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं, और उसके ट्रेट्स पर, उसके कैरेक्टर्स पर, उसके किरदार पर उसको पसंद और नापसंद किया जा रहा होता है, उसका प्रोग्राम देखा या ना देखा जा रहा होता है। ऐसे में मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जिस वक़्त हमारे एक एंकर हैं, मुझे उनका नाम इस वक़्त ज़हन से उतर गया, जिनकी वाइफ़ के साथ एक प्रॉब्लम हुआ था, और फिर दुनिया न्यूज़ में वो प्रोग्राम कर रहे थे, और उस वक़्त उनको प्रोग्राम से निकाल दिया गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइप बनी थी कि उनकी वाइफ़ को उन्होंने मारा था, और बहुत मारने-पीटने की जो वीडियोज़ जो है वायरल हुई थी, और उसकी वजह से उनको बाकायदा तौर पे उस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया था, क्योंकि लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो उस शख्स के साथ बहुत ही डिफरेंट हो गए थे, और डिफरेंट होने की वजह से लोग उन्हें नापसंद कर रहे थे, और वो प्रोग्राम जो है उसकी रेटिंग नीचे जा रही थी। सिमिलरली
इस बिना पर लोगों ने बहुत जब क्रिटिसाइज़ किया तो इस प्रोग्राम को देखना कम किया। आपको मालूम ही है कि जब भी ऐसा कोई इश्यू होता है तो बहुत तेज़ी से रेटिंग्स जो है वो नीचे आती हैं, और रेटिंग्स को बहाल करने के लिए चैनल जो है हर तरह का कदम उठाते हैं। या तो एंकर को अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं, या फिर उसे माफ़ी माँगनी ही पड़ती है। और ये माफ़ी जो है इस बिना पर हमें सुनने में आ रहा है कि उनको माँगनी पड़ी, क्योंकि ये चैनल की रिक्वायरमेंट भी थी। अच्छा, आखिरी खबर की तरफ आते हैं, वो है जनाब डकी की, डकी भाई। डकी भाई व्लॉगिंग की दुनिया का भी अब एक बड़ा नाम है, पहले गेमिंग की दुनिया का बड़ा नाम थे, जब से वो व्लॉगिंग में आए, उसके बाद उन्होंने जब फैमिली व्लॉग्स बनाए, ख़ास तौर पे जब से उनकी शादी अरूप जतोई के साथ हुई, तो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इनको पसंद किया। छोटे व्लॉग्स बनाते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग होते हैं और लोग इंतज़ार करते हैं उनके व्लॉग्स का। उनके व्लॉग्स के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है एट टाइम्स। मैं खुद भी कहती हूँ कि कभी-कभी वो ऐसे जुमले, ऐसे ज़ुबानी बातें कर जाते हैं और ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर जाते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। उनकी ऑडियंस जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा है, और आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस जो उनको देखना चाहिए। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि बड़ा मज़ेदार एंटरटेनिंग सा उनका व्लॉग होता है, लेकिन उसके अंदर जब वो ज़ुबान ऐसी होती है, और ख़ास तौर पे जब आपके ज़हन में आपके बच्चे होते हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है। उससे पहले वो रोस्टिंग किया करते थे, और रोस्टिंग में उन्होंने अपने बहुत से दुश्मन बनाए। बहुत से उनके ऊपर केसेस भी हुए, चीज़ें सब कुछ होती रही, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग वो टाइम था जब उनकी वाइफ़ के हवाले से रोस्टिंग की गई। पहले तो उस शख्स को मारा-पीटा गया, उसे अगवा किया गया। वो शख्स कहता है कि करवाने वाले उसके पीछे डकी थे, लेकिन फिर वो मामला जो है रफ़ा-दफ़ा हो गया। उसके बाद डकी भाई जो है उनकी वाइफ़ के हवाले से कुछ वीडियोज़ जो है फ़ेक वीडियोज़ आई सामने, जिसने उनकी फ़ैमिली को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब किया। कई दिन डकी भाई ने नहीं की वीडियोज़, और ये उसकी बड़ी वजह यही थी कि पूरी फ़ैमिली बहुत डिस्टर्ब थी, और उस वक़्त उनके ऊपर एक बड़ा प्रेशर था कि अब फ़ैमिली व्लॉगिंग जो है वो बंद कर दी जाए, क्योंकि इसकी वजह से फ़ैमिली लाइफ़ जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन उसके बाद वो दोबारा से सामने आए, उन्होंने कहा कि इस तरह से तो सब कुछ होता रहता है, मैं इन सब लोगों के खिलाफ केस करूँगा, वो सारी चीज़ें जो है वो आप सब देख चुके हुए हैं। यानी कि मुख्तलिफ फ़ेज़ेज़ आते रहे इनके ऊपर, और इस दफ़ा डकी भाई ने बाकायदा तौर पे बताया कि मैं कब काम ख़त्म कर रहा हूँ, मैं अनकरीब काम ख़त्म करने वाला हूँ। अच्छा, जिस वक़्त वो ये इंटरव्यू दे रहे थे, तो उस वक़्त उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देखकर सिर्फ़ मैंने ही नहीं बल्कि बहुत से ऑडियंस से उन्होंने नोट किया कि जब वो इस पर बात कर रहे थे, तो बहुत डिस्टर्ब दिखाई दिए, और उनके जो एक्सप्रेशंस थे और जो उनका बॉडी लैंग्वेज था वो साफ़ बता रहा था कि इस बंदे को कुछ चीज़ों ने कितना अंदर से डिस्टर्ब किया हुआ है, मेंटली डिस्टर्ब नज़र आए, ये लोगों का कहना था कमेंट्स के अंदर। बातें क्या की उन्होंने? दरअसल बात कुछ इस तरह होती है, इनसे कहा जाता है कि जी छोटा डकी जो है वो कब आ रहा है? मतलब कि आपकी औलाद जो है वो इस दुनिया में कब आ रही है? लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, क्या आप कोई फैमिली प्लानिंग है, या जो भी जिस तरह भी वो सवाल उनसे जब किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं जब तक अपना ये करियर है मेरा, जब तक मैं इस करियर में हूँ और मैं जब तक वीडियोज़ बना रहा हूँ, व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैं अपनी फैमिली नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकता हूँ। मैंने अपनी माँ को भी ये बता दिया है, जब मैं थक जाऊँगा, तो फिर मैं अपनी फैमिली जो है आगे बढ़ाऊँगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा इस जुमले के ऊपर। पहले वो ये कह रहे हैं, उसके बाद इन्होंने कुछ और कहा। वो भी ज़रा सुनिएगा। यानी कि मैं ध्यान नहीं दे सकूँगा, मैं फ़ोकस नहीं कर सकूँगा। उसके बाद वो कहते हैं, बात दूसरी तरफ आ गई एकदम। वो कहते हैं कि ये जो मीम्स वगैरह बनती हैं, फिर उन्होंने माँ सफ़दर का ज़िक्र किया, उनके जो भाई हैं, बच्चों के हवाले से, जो उन लोग के हवाले से जो ट्रोलिंग हुई, वो तमाम मामलात हुए। उन्होंने कहा कि मैंने तो खुद उनको बाकायदा फ़ोन किया। अच्छा, अब ये खुद ही बताते चले जा रहे हैं। कह रहे मैंने उनको खुद फ़ोन किया और मैंने कहा कि आप इस पे बिल्कुल ध्यान ना दें, ये तो लोग हैं, ये करते रहेंगे, या जो भी है। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि देखिए मेरे पे मीम्स बने तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे बहुत फॉलोइंग है, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसकी फॉलोइंग बहुत कम हो, तो उसके ऊपर मीम्स बनती हैं, और मीम्स बड़ी अजीबो-गरीब सी बनती हैं। तो वो मीम्स जो है उनको बर्दाश्त करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और एक ऐसा शख्स जिसका इस फ़ील्ड से ताल्लुक ही नहीं है, उसके ऊपर मीम्स बने, यानी अगर आप बाबर आज़म की बात कर रहे हैं, लेकिन बात मीम्स आप बनाएँ उसके वालिद पर, तो वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है। वो बाबर आज़म के लिए भी, तो उनकी फैमिली के लिए भी बहुत डिस्टर्बिंग होगा। इसी तरह से मीम्स मुझ पर बने, वो कहते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरी फैमिली पर या मेंबर पर किसी पर बनेंगी, तो फ़र्क पड़ता है, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये बात करते हुए उनका बॉडी लैंग्वेज जो था वो बता रहा था कि कुछ बातें जो है वो कितना उनके ऊपर प्रेशर डाले हुए हैं। वो कहते हैं कि लोग जो है वो 6-7 साल जो है मैक्सिमम इसमें फ़ील्ड में आपका टाइम होता है। मैंने जो निकाल लिया हुआ है, बल्कि 2 से 3 साल में ही लोग फ़ारिग हो जाते हैं। तो मैं किसी भी वक़्त छोड़ सकता हूँ, शायद साल में, शायद 2 साल में, और हो सकता है बहुत जल्द। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो 2023 में भी और 2020 में भी
2021 में भी ऐसा वक़्त आया कि जब मैं व्लॉगिंग छोड़ देना चाहता था, लेकिन जो मैंने इतनी बड़ी एक फ़ैमिली बना रखी है, तो मुझे लगता है कि मुझे उनसे कनेक्ट होना पड़ता है। मैं फिर वापस आ जाता हूँ। लेकिन सारा वक़्त और हमेशा के लिए तो ये काम होगा नहीं, और अनकरीब जो है मैं ये छोड़ सकता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि जो मैंने रीड किया बिटवीन द लाइन्स, वो ये है कि काफ़ी डिस्टर्बिंग, काफ़ी प्रेशर्स, और वो यही उससे बात की जक्की भाई ने कि मैं जब बाहर भी होता हूँ तो कितने नोटिसेज़ आए होते हैं, बहुत से मामलात पीछे इनके चलते रहे। एक तस्वीर के ऊपर दोनों को थाने ले जाया गया, थाने की सैर कराई गई। कुछ मामलात ऐसे चलते रहे और हो रहे हैं जिनकी वज़ह से वो काफ़ी डिस्टर्ब भी रहते हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में शायद आपको सुनने को मिले कि डकी भाई अब व्लॉगिंग नहीं कर रहे। तो जनाब, ये थी कुछ खबरें मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।